नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में, आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच 3 कृषि कानून वापसी बिल को लोकसभा में पास किया गया। विपक्ष की बिल वापसी पर चर्चा की मांग। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हंगामेदार सदन की कार्रवाई के बीच नए कृषि कानून वापसी बिल को पेश किया है। भारी हंगामे के बीच कृषि कानून मंत्री ने पेश किया बिल। लोकसभा में नए कृषि कानून वापसी बिल पास होने के बाद सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित। लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पारित होने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने खुशी जाहिर की। कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा से पास होने के तुरंत बाद राकेश टिकैत ने कहा कि यह अच्छा हुआ है, एक बड़ी बीमारी थी, उसका रोग कट गया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि एमएसपी एक बड़ा सवाल है, उस पर भी सरकार को बातचीत करनी चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी ने कहा कि संसद का सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश आजादी का महत्वपूर्ण महोत्सव मना रहा है। संसद सत्र के दौरान सरकार हर मुद्दे पर खुली चर्चा करने को तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सदन में देश हित और राष्ट्रहित चर्चा भी हो। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से सतर्क रहने की जरूरत है। इस बीच पीएम ने कहा है कि हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को बढ़ाया है। किसानों से जुड़े मसले पर कांग्रेस ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी विशेष रूप से मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि हर साल 2500 डॉक्टर्स तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए एमबीबीएस की सीटें बढ़ा दी गई है। 1685 की गई है, जो 2014 में 700 थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमबीबीएस की सीटों के साथ साथ पीजी कोर्स की भी लगभग 600 सीटें बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को बजट आवंटन में प्राथमिकता दी जा रही है। सीएम ने कहा कि अन्य विभागों के वार्षिक बजट में 5 से 7% की वृद्धि की जाती है, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग बजट में 12 से 15% की वृद्धि होती है। अनिल विज ने कहा कि इस दौरान कुछ लोग शहीद हो गए हैं, जिनमें से स्वास्थ्य विभाग से 28 लोग शहीद हुए हैं और उनकी याद में मुख्यालय और जिला अस्पतालों में ऑल ऑफ मेमोरी भी बनाया जाएगा। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गरीबों का उत्थान सरकार की प्राथमिकता है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि रिसोर्सेज की कमी नहीं होने देंगे, कंबाइंड ऑर्बिट से भी लोगों को लाभ देना होगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि 29 नवंबर से 25 दिसंबर तक देश भर में जनहित के लिए कैंप लगाए जाएंगे, जिनमें से लोग अपनी समस्या रख सकते हैं। लोकल कमेटी के लोग जनहित कैंप में जा पाएंगे। वही कैंप में लोगों की राय और फीडबैक भी ली जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि काउंसलिंग सेंटर पर लोगों की समस्याओं का समाधान होगा और कैंप में लोगों की फीडबैक के लिए फॉर्म भी रखा जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में 180 स्थानों पर कैंप लगाए जाएंगे और कैंपों में लोगों की फीडबैक के लिए फॉर्म भी रखा जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि कृषि उद्योगों के लिए अलग अलग योजनाएं हैं, जिनमें से 42 योजनाओं से लोग अपनी आय बढ़ा सकते हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि कई योजनाओं में बैंक लोन के लिए गारंटी की जरूरत होगी। सिर्फ बैंक को रिकमेंड किया जाएगा, लोन लोगों को देना होगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 1.5 लाख लोगों को जनवरी तक लोन देने का उद्देश्य है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बैंक के जरिए लोगों का सिविल रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है, जहां टिकैत ने कहा है कि एमएसपी कानून समेत केंद्र सरकार किसानों से बातचीत करे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन पर कहा कि प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए कृषि कानून वापस ले लिया और पराली जलाने वाले कानून को भी वापस लेने की बात कह दी है। जेपी दलाल ने कहा है कि जैसे सरकार ने किसानों को समझाया, वैसे ही किसानों को भी समझना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि किसानों को एमएसपी मिले, लेकिन एमएसपी पर खर्च करने के लिए सरकार के पास इतना समर्थ नहीं है। जेपी दलाल ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने 7 साल में किसानों की भलाई में सब कुछ किया है। पिछले 7 साल में जितने काम हुए हैं, उस कार्य को 50 साल तक भी नहीं किया जा सकता। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथल से विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री के 3 कृषि कानून को वापसी की घोषणा से किसानों के नाम पर राजनीति चमकाने वालों को ठेस पहुंची है, इसीलिए वे लोग धरने पर बैठे हुए हैं। रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा एक हरियाणवी एक की नीति पर काम कर रहे हैं और 2006 में भर्ती हुए 816 ड्राइंग
अध्यापकों का मामला भी सीएम ने संज्ञान में लिया, उस पर भी वे जल्द कार्रवाई करेंगे। ड्राइंग टीचरों ने अपनी ज्वाइनिंग की मांग को लेकर विधायक नैनपाल राउत को ज्ञापन सौंपा था। इस मौके पर उन्होंने अध्यापकों को आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री उनके साथ न्याय भी करेंगे। गोहाना में एसडीएम ने रिबन काटकर 3 दिवसीय अंत्योदय स्वराज मेले की शुरुआत की है। 1281 परिवारों को मिलेगा अंत्योदय स्कीम का लाभ। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का उद्घाटन किया गया, जिसमें हरियाणा के परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा, विधायक नरेंद्र गुप्ता, विधायक सीमा त्रिखा और जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। भिवानी में विधायक घनश्याम सराफ ने सामान्य अस्पताल का दौरा किया, अस्पताल में सुविधाओं का जायजा लिया। विधायक घनश्याम सराफ ने मरीजों से मिलकर हालचाल भी जाना। सिविल सर्जन ने बताया कि विधायक घनश्याम सराफ ने सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने डॉक्टर्स की कमी के बारे में भी बताया है। सामान्य अस्पताल में 88 डॉक्टर्स की सीट खाली पड़ी है, जिसके लिए सेंटर में पत्र लिखा गया। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने महम रोहतक हांसी निर्माणाधीन रेलवे लाइन का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि 23 नवंबर को उत्तर रेलवे बोर्ड की मीटिंग में इस रेलवे लाइन पर बातचीत होगी। उन्होंने कहा है कि रेलवे बोर्ड ने दिसंबर 2022 तक कार्य पूरा करने की बात कही है और रेलवे लाइन के साथ सर्विस रोड बनाने की मांग करने की भी बात कही गई। जांगड़ा ने कहा है कि कांग्रेस नेता बड़े प्रोजेक्ट के नाम पर बड़े बोर्ड लगाकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। रेलवे लाइन के साथ इंडस्ट्रीज कॉरिडोर बनाने की भी मांग उन्होंने की। कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू इलाके का दौरा किया है और पज्जू गांव में खेतों में सरसों की फसल का जायजा लिया। जेपी दलाल ने कहा है कि हमारा लक्ष्य भारत को किसानों के दाम पर आगे बढ़ाना है। हालांकि हर खरकड़ी और गोकुलपुरा गांव में एग्रीकल्चर रीजन बनने के, जिसमें से किसानों को बनावनी खेती की विधि सिखाया जाएगा। तिगांव से भाजपा विधायक राजेश नागर ने तिगांव में शमशान घाट को जाने वाले रास्ते को पक्का करने का क्षेत्रवासियों को समर्पित किया। गोहला चिका में जगह जगह कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, जिनमें मक्खी और मच्छर पड़े हुए हैं। लोगों की मांग है कि शहर में उचित व्यवस्था करवाई जाए। फरीदाबाद में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा प्राइवेट सेक्टर में 75% युवाओं को नौकरी उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद यात्रा का आयोजन किया गया। देश में तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वही संभावित तीसरी लहर के लड़ने के लिए वैक्सीन जरूरी बताई गई। यमुनानगर के सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन बेहद खतरनाक है, इसके लिए सभी को वैक्सीन लगवाना जरूरी है। सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने कहा है कि 15 दिसंबर तक पूरे जिले में सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का बड़ा लक्ष्य रखा गया। कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ने दुनिया भर में दहशत का माहौल बनाया है। फतेहाबाद में हेल्थ विभाग ने कड़े आदेश जारी किए। स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय ने सिविल सर्जन कार्यालय को पत्र जारी कर कोरोना सैंपलिंग बढ़ाने के आदेश दिए, जिसके लिए लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। जिले में अब रोजाना स्वास्थ्य विभाग को 1500 सैंपल लेने होंगे। विभाग की ओर से सैंपल लेने की शुरू भी कर दी गई है। कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के बाद जिले में अभी फिलहाल 200 से 300 तक सैंपल किए जा रहे हैं। वही स्वास्थ्य विभाग उन सभी लोगों के सैंपल ले रहे हैं जिन्हें बुखार, खांसी, गले में खराश की लक्षण है। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने की वजह से 2 हफ्तों के लिए दुनिया भर से आने वाली उड़ानें स्थगित कर दी गई। महामारी के खिलाफ लड़ाई में मिली सफलता को कामयाब रखने के लिए और नागरिकों को स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर फैसला लिया गया। ओमिक्रॉन के प्रयास से रोकथाम के मद्देनजर दुनिया भर के देशों ने प्रतिबंधों को कड़ा करना शुरू कर दिया है। नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने 13 और 2 मामलों की पुष्टि हुई। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों में पाया जा रहा है। इजरायल ने कड़ा कदम उठाते हुए विदेशी नागरिकों के देश में प्रवेश पर रोक लगा दी। अफ्रीका से सिडनी पहुंचे 2 विदेशी यात्रियों में वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है, जो ऑस्ट्रेलिया में इस वेरिएंट का पहला मामला है। देश में कोरोना के 8,306 मामले सामने आए हैं, जो कल से आज तक 5.3% तक कम हुआ।
कोरोना के नए वेरिएंट के खौफ के बीच जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामले आने शुरू हो चुके हैं। अब 145 और लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। जम्मू कश्मीर में कुल 3,36,531 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। 4,475 मरीजों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में 209 मरीजों में स्वस्थ होने के बाद अब तक जम्मू कश्मीर में 3,30,300 से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए। गुरुग्राम की राजविला सोसाइटी में रविवार को फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में सीके विराल हॉस्पिटल के डॉक्टर ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच ली। कैंप में दांत, ब्लड प्रेशर, शुगर, हड्डियां से संबंधित रोगियों की जांच की गई। भाजपा नेता वैशाली तोमर ने कहा है कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस कैंप का आयोजन किया गया। गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एसआरएस फाउंडेशन सामने आया। एसआरएस फाउंडेशन ने 5,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। वही औद्योगिक क्षेत्र मानेसर में पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण किया जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए HSIIDC के साथ प्राइवेट संस्थाएं आगे आई। चरखी दादरी के गांव नाधा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक रैली निकाली। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल ने राम कौशिक के मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंतर्राष्ट्रीय एशिया यूथ पैरालंपिक खेलों में गुलाचुका की बेटी माफी का चयन हुआ है। बहरीन में होने वाले पैरालंपिक खेलों में एशिया के लगभग 35 देश हिस्सा लेंगे। देश के 32 खिलाड़ी बहरीन में होने वाले पैरालंपिक खेलों में भाग ले रहे, जिसमें से हरियाणा के 12 खिलाड़ी का चयन हुआ। हरियाणा की बेटी माफी राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार सिल्वर मेडल जीत चुकी है। एशिया पैरालंपिक खेलों में माफी 200 और 400 मीटर रेस में हिस्सा लेंगी। बल्लभगढ़ के मोहन रोड स्थित हृदय डायग्नोस्टिक सेंटर का अग्रवाल आउटलाइन सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। पीएनडीटी के मामले में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। जांच में यूटी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आरोपी से 30,000 रुपए भी बरामद किए। इंडिया के बड़े रियल एस्टेट कारोबारी ललित गोयल पर पंचकुला में ईडी ने शिकंजा कसा है। दरअसल ललित गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल भेजा गया। पंचकुला के स्पेशल ईडी कोर्ट में ललित गोयल को पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट में कहा है कि ललित गोयल ने देशवासियों से 570 करोड़ रुपए जमा कराया और विदेश में इन्वेस्ट किया। ईडी ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा है कि विदेश में भेजे गए पैसे से जुड़े डॉक्यूमेंट और इन्वेस्टमेंट की जानकारी लेनी है, इसीलिए गोयल को रिमांड पर भेजा गया। कोरोना काल में जिन बच्चों के माता पिता का देहांत हो गया है, अब उसके लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला उठाया है। हरियाणा सरकार ने कदम सेंटर खोला है। भिवानी हरियाणा सरकार ने 6 कदम सेंटर खोले हैं। यहाँ बच्चों को शिक्षा तो मिलेगी, साथ ही किताब, बस्ते, ड्रेस और मिड डे मील भी मिलेगा। कोरोना महामारी में मारे गए माता पिता के बाद अनाथ हुए बच्चों को कदम सेंटरों में स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। पलवल के चांदाट थाना क्षेत्र में एक शख्स के खेत से शव बरामद हुए हैं। मामले में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। पलवल राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर तेज रफ्तार वाहन ने युवती को टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत होगी। फिलहाल पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी। रेवाड़ी में बावल रोड पर पास करने वाला एक गांव के पास टैंकर और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। सोना में 9वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्रों को सीनियर छात्र की शिकायत करनी इतनी भारी पड़ गई कि सीनियर छात्र ने अपने बाहरी दोस्तों के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर डाली। वही आरोपी ने छात्र पर कई वार किए। घायल छात्र को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, उपचार जारी। छात्र के पिता का कहना है कि वो पुलिस में लगातार 3 दिन से चक्कर काट रहे हैं। पुलिस कार्रवाई करने की बजाय उन पर राजीनामा करने का दबाव बना रही है। आरोपियों की झगड़े में पार्षद का बेटा भी शामिल है, जिसकी वजह से पुलिस दबाव में काम कर रही है और पीड़ित की जान को खतरा बता रही है।
पलवल में प्रेम विवाह के बाद पिता के अवैध संबंधों से परेशान युवती ने जहरीली पदार्थ खाकर आत्महत्या की कोशिश की है। फिलहाल महिला अस्पताल में भर्ती और इलाज जारी है। गुरुग्राम के बादशाहपुर सेक्टर 68 की सड़क पर चलती कार में अचानक से आग लग गई। आनंद पांडे ने कार सवार कूदकर उन्होंने अपनी जान बचाई। फरीदाबाद के तीगांव के डॉक्टर सचिन मित्तल अपने प्रत्येक गांव में हर रविवार को निःशुल्क ओपीडी लगाते हैं और सैकड़ों ग्रामीण का निःशुल्क इलाज करते हैं। सर्जन डॉक्टर सचिन मित्तल का कहना है कि वे गांव में ही पले बढ़े हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई भी यही हुई है, इसीलिए ग्रामीणों की सेवा करते हैं। दिल्ली में आज से सभी स्कूलों को एक बार फिर से खोल दिया गया है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से 2 सप्ताह के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर फिर चिंता जाहिर की है। राज्यों को लगाई फटकार। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा लगातार जहरीली होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में AQI लेवल 446 के पार दर्ज किया गया। गुरुग्राम में प्रदूषण की मार से राहत मिलते ही नहीं दिख रही है। दिल्ली में AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। 318 दर्ज किया गया। प्रदूषण से हालत खराब है। जिला प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। धूल और धुएं ने शहर की आबोहवा बिगाड़ कर रख दी है। फरीदाबाद की एयर क्वालिटी इंडेक्स में अभी भी कोई सुधार नहीं हुई है। फरीदाबाद की एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रदूषण से लगातार आबोहवा जहरीली होती जा रही है। तमाम दावों के बावजूद प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। AQI लेवल 442 दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 30 नवंबर की रात से देश की पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी, उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात, उत्तर महाराष्ट्र, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान में 30 नवंबर की रात तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में 1 और 2 दिसंबर को गरज और बिजली के साथ भारी बारिश हो सकती है। सलमान खान की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, जहां रविवार यानी कि तीसरे दिन फिल्म ने 7 दिन में 5.0 करोड़ का बिजनेस कमाया।